डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लास के सिलसिले में आज नॉर्मलाइजेशन का हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और आखिर में बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था कि आपको अगर कोई टेबल दिया जाए और कहा जाए कि उसको फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या BCNF या बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का है तो आप आसानी से कर लेंगे। इसकी हमने बहुत सारी एग्जांपल्स बुक से भी की, हमारे पास जो स्लाइड्स थी उधर से भी की। उसके अलावा स्लाइड्स के अलावा कुछ एग्जांपल्स हमने इंटरनेट से भी की। तो मज़ीद अगर आप इस बारे में देखना चाह रहे हैं और आप इस चीज़ को मज़ीद पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक तो ये कि आप यूट्यूब पर जाके मज़ीद इसे देख सकते हैं। वहाँ पे लिख के सर्च कर लें, यूट्यूब पे जाएं और वहाँ पे लिखते हैं नॉर्मलाइजेशन या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, उसकी बहुत सारी एग्जांपल आपको वो दिखा भी देंगे और साथ बहुत अच्छी तरीके से समझा भी देंगे। अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो आप और ऑथर्स के लेक्चर्स भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मतलब स्टडी टू नाइट ये वेबसाइट थी, लेकिन इसमें हमने देखा था कि इतनी अच्छी एग्जांपल्स दी भी नहीं हैं। अच्छा, अब हम आते हैं आज जो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो इसके अंदर जो कुछ चीज़ें रह गई थी कि हमने जो नहीं पढ़ी थी और मैंने आपसे ये बात की थी कि हम इसको बाद में पढ़ लेंगे। तो शुरू में हमने इस टॉपिक में देखा था कि टपल वगैरह, एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीज़ें हमने देख दी थी, कार्डिनलिटी वगैरह, और एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल डेटा बेस मॉडल। ये मैंने कहा था आप खुद पढ़ लेना, बहुत आसान है। कीज़ वाला टॉपिक रह गया था। अब इसमें जो कीज़ है ये टॉपिक हम देखेंगे कि कीज़ क्या होती हैं। सुपर की ये क्या चीज़ होती है। सुपर की सुपर की का मतलब ये है कि ये वो की है, ये इसके बारे में डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इट इज़ एन एट्रीब्यूट। ये एक एट्रीब्यूट यानी एक कॉलम है, या कॉलम्स भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कॉलम भी हो सकते हैं जो कि यूनिक होते हैं। मतलब सुपर की जो है वो इन जनरल प्राइमरी की को ही कहते हैं। आगे सुपर की मज़ीद बहुत सारी किस्में बन जाती हैं। सुपर की दरअसल में एक बड़ी डोमेन है जिसके अंदर बहुत सारी कीज़ आ जाती हैं। दरअसल में अगर आप प्राइमरी की जो है वो भी सुपर की ही होती है। सुपर की का मतलब है वो सारी कीज़ जो कि प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट हो सकती हैं। मतलब सुपर की डेफिनेशन जो है वो ये है कि सुपर की, तो सुपर कीज़ के मतलब इसमें ये है कि एक टेबल है जिसके अंदर बहुत सारे कॉलम दिए हुए हैं, तो उसमें वो सारे कॉलम जो कि मतलब यूनिक हैं, वो एक कॉलम भी है या एक से ज़्यादा हैं, वो सारे कॉलम जो मतलब अगर उनको मिलाया जाए तो भी वो यूनिक बन जाएंगे। अगर एक सिंगल कॉलम है फिर तो मसला ही नहीं। अगर दो या तीन कॉलम मिल के यूनिक बन जाएं और उनको हम प्राइमरी की के तौर पर या कंपोजिट की बना सकें तो वो सारे कॉलम जो सिलेक्ट हो सकते हैं वो सुपर की है। यानी वो सुपर की का मतलब है वो कॉलम जिनको प्राइमरी की बनाया जा सकता है, जिनमें से सिलेक्ट, यानी प्राइमरी की जो सिलेक्ट होती है वो सुपर की में से होती है। तो सुपर की आप समझ लें कि जो आपके पास एक सिलेक्शन के लिए तीन चार कॉलम हैं जिनमें से आपने प्राइमरी की सिलेक्ट करनी होती है, वो सुपर कीज़ होती हैं। तो उनमें से आप एक कॉलम को कभी बना देते हैं प्राइमरी की, या कभी दो तीन कॉलम को मिला के आप बना लेते हैं तो वो कंपोजिट की बन जाती है। तो सुपर की इस तरह की चीज़ होती है। फिर कैंडिडेट की, पहले प्राइमरी की बात करेंगे। प्राइमरी की तो वो कॉलम है जिनको आपने उस टेबल के लिए सेलेक्ट कर दिया है कि इस टेबल की ये हमने की बना दी है। की का मतलब क्या है कि टेबल के अंदर एक या दो कॉलम ऐसे हैं जो यूनिक हैं, और इन कॉलम की मदद से प्राय क्या होगा, हम सर्च लगाएंगे। जब आप कुछ चीज़ सर्च करते हैं ना तो वो इस बेस पे सर्च करते हैं। किसी भी आप जगह चले जाएं, मिसाल तौर पर किसी नादरा के ऑफिस चले जाएं या एक्साइज ऑफिस चले जाएं, तो आपसे जो पहली चीज़ पूछी जाती है कि NIC नंबर बताएं। आपसे नाम नहीं पूछा जाता, फादर नेम नहीं पूछा जाता, एड्रेस नहीं पूछा जाता, फ़ोन नंबर भी नहीं पूछा जाता, क्योंकि वो टेबल के कॉलम तो बनते हैं। आपका जो डेटा सेव हुआ उसमें जो टेबल है सिटीजन्स का, उसमें वो कॉलम तो बन रहे हैं लेकिन वो यूनिक नहीं है। उसकी बेस पे सर्च नहीं हो सकता। सर्च किसकी बेस पे होगा, NIC नंबर की बेस पे। तो इसलिए वो आपसे जो पहला क्वेश्चन करते हैं वो NIC है। एक्साइज ऑफिस में जाएं तो आपसे जो
सवाल करते हैं वो गाड़ी का या मोटरसाइकिल का नंबर क्या है, वो नंबर यूनिक होता है। तो उसी को उन्होंने क्या किया होता है, प्राइमरी की बनाया होता है। तो प्राइमरी की वो कॉलम होता है जो हर टेबल के अंदर यूनिक होता है, जिसकी मदद से फिर बाद में क्या होती है, सर्च अप्लाई होती है और सर्च की बेस पे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। एक बात तो ये होगी प्राइमरी की। कैंडिडेट की है जो कि कैंडिडेट की एक टेबल के अंदर प्राइमरी की मिसाल के तौर पर NIC भी हो सकती है, और आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट के अक्सर ऐसे होता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी आपको एक तो रोल नंबर पेपर का देती है, असाइन करती है, साथ में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देती है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर किसी स्टूडेंट को मिले वो भी यूनिक होता है, साथ में जो रोल नंबर, इम्तिहानी रोल नंबर मिलता है वो भी यूनिक होता है। अब इन दोनों में से किसी एक को आप प्राइमरी की बना दें, मिसाल तौर पर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर को बना देता हूँ, तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो प्राइमरी की बन गई, लेकिन प्राइमरी की आप रोल नंबर को भी बना सकते थे क्योंकि वो भी यूनिक था, लेकिन आपने उसे नहीं बनाया, रजिस्ट्रेशन नंबर को बना दिया। आप समझते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है इन दोनों में से, लेकिन हैं दोनों यूनिक। तो अब जो रह गया है वो कौन सा है, वो आपका इम्तिहानी रोल नंबर वाला कॉलम रह गया, जिसको आपने प्राइमरी की नहीं बनाया लेकिन ये बन सकता था। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जी कैंडिडेट की। ये क्या कहलाएगा, ये कैंडिडेट की कहलाएगा। तो अब प्राइमरी की और कैंडिडेट का की फ़र्क हो गया। अब ये दोनों कॉलम, रजिस्ट्रेशन नंबर और इम्तिहानी रोल नंबर, ये दोनों ऐसे कॉलम हैं जिनको प्राइमरी की बनाया जा सकता था। इन दोनों में आपके पास चॉइस है, इन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, ये सुपर की हैं। ये सुपर की क्यों है, क्योंकि इनमें से हम प्राइमरी की कोई सेलेक्ट करके बनाएंगे। उसके बाद अल्टरनेट की जो सेलेक्ट नहीं होती वो अल्टरनेट की भी कहलाती है, और इसमें कैंडिडेट की, वो कैंडिडेट में, सॉरी, मैंने जो भी डेफिनेशन बताई है ना कि इम्तिहानी रोल नंबर वाली, वो अल्टरनेट की है कि जो प्राइमरी की रजिस्ट्रेशन नंबर और इम्तिहानी रोल नंबर में से जो बन गई वो तो प्राइमरी की है, जो रह गई लेकिन बन नहीं सकी लेकिन बन सकती थी, वो अल्टरनेट की कहलाएगी। और जो प्राइमरी की के कैंडिडेट हैं, यानी दो कॉलम आप प्राइमरी की बना सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे दिए हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, नेम और क्लास, ये दो हैं जो कि आप प्राइमरी की के तौर पर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक सेलेक्ट होगा। ये सेलेक्ट हो गया, ये प्राइमरी की है, जो रह गया वो अल्टरनेट की। लेकिन ये दोनों जो हैं ये उम्मीदवार हैं कि इन दोनों में से किसी एक को आप प्राइमरी की बना सकते हैं। तो ये दोनों उम्मीदवार मिला के क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट की। और कैंडिडेट की और सुपर की भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिला के क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट की। कंपोजिट की क्या होती है, किसी टेबल के अंदर अगर एक कॉलम ऐसा है जो यूनिक नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं कि दो कॉलम को मिला के आप प्राइमरी की बनाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, कंपोजिट की। और उसकी वजह क्या होती है कि आपने एक टेबल को असल में क्या किया होता है, तकसीम किया होता है दो टेबल में, तो उनका आपस में रिलेशनशिप बनाने के लिए दूसरे वाले टेबल के अंदर पहले टेबल की जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल के अंदर आ जाती है, तो तब ताकि एक कॉमन कॉलम मौजूद हो। तो इस टेबल के अंदर देखें रोल नंबर सब्जेक्ट मिला के यूनिक है। अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट हटा दें, रोल नंबर बनाए, तो फिर वो यूनिक नहीं बनता, वो रिपीटिशन आ जाती है। फ़ॉरन की, और फ़ॉरन की क्या थी, ये दो टेबल है। अब ये बड़ा टेबल था जिसको तकसीम करके आपने दो टेबल बनाए हैं, तो इस टेबल के अंदर तो रोल नंबर यूनिक है, ये तो प्राइमरी की बन गई, लेकिन यही दूसरे टेबल के अंदर गई है और रोल नंबर के तौर पर इस्तेमाल भी हुई है, और ये कंपोजिट की का हिस्सा बन गई है। तो रोल नंबर और सब्जेक्ट दोनों मिला के कंपोजिट की हैं, लेकिन इसमें रोल नंबर जो कंपोजिट की का हिस्सा है, ये दरअसल में ये कॉलम जो है ना रोल नंबर वाला क्या कहलाएगा, ये फ़ॉरन की कहलाएगा। फ़ॉरन की क्यों है, क्योंकि ये इस टेबल के अंदर नहीं थी, इस टेबल का हिस्सा बनाई गई है, दूसरे टेबल से लाई गई है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, फ़ॉरन की। इस रोल नंबर वाले कॉलम को कहेंगे फ़ॉरन की, और दोनों को मिला के कहेंगे ये कंपोजिट की है, लेकिन इस कंपोजिट की के अंदर जो रोल नंबर है फ़ॉरन की है, ठीक है। तो बाकी इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं रिलेशन डेटाबेस के, फाइल मैनेजर, डेटाबेस मैनेजर, क्यूरी प्रोसेसर। हम इसको देख लेते हैं कि फाइल मैनेजर क्या करते हैं। फाइल मैनेजर एलोकेट स्पेस ऑन द डिस्क, इट आल्सो मैनेजेस द वे डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड रिप्रेजेंटेड इन स्टोरेज। फाइल मैनेजर जो है वो जिस तरह विंडोज़ का फाइल मैनेजर होता है, इस तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी फाइल मैनेजर होता है, जिसका काम सिर्फ ये होता है कि आपके डेटाबेस के अंदर अगर 3 टेबल हैं, 4 टेबल हैं, 5 टेबल हैं, जितने भी टेबल हैं, तो उन टेबल्स को डेटाबेस के अंदर जगह एलोकेट करना। और उसकी वजह क्या होती है, ये ज़रूरत क्यों पड़ता है, इसकी वजह ये होती है कि अक्सर टेबल जो होते हैं उनका साइज़ बढ़ता रहता है। मसलन जैसे अब यहाँ कॉलेज का अगर डेटाबेस बनाएं तो एडमिशन तो चलते रहेंगे, 1 महीना 2 महीने, तो शुरू में पहले दिन हो सकता है 200 स्टूडेंट आएँ, टेबल 200 कॉलम 200 रोज़ का हो गया,
200 हो गई। लेकिन जैसे जैसे एडमिशन बढ़ते रहेंगे हमारे कॉलेज के अंदर, फर्स्ट ईयर के जो लास्ट रोल नंबर है वो तकरीबन 1000 से ऊपर जाता है, 1100 तक जाता है। तो अब अंदाज़ा करेंगे 1100 तक स्टूडेंट आते रहेंगे तो क्या होगा, टेबल का साइज़ चेंज होता रहेगा, बढ़ता जाएगा। तो इसी हिसाब से फाइल मैनेजर क्या करेगा कि इस जो डेटाबेस है उसके टेबल्स को हार्ड डिस्क में जगह असाइन करता रहेगा। तो ये होगा फाइल मैनेजर। दूसरा आते हैं डेटाबेस मैनेजर। डेटाबेस मैनेजर क्या करता है, एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द डेटा इन द डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजर क्या करता है कि आपको जो डेटाबेस सामने नज़र आ रही है ना, वो इंटरफेस जिसके ऊपर आप कोई टाइप करते हैं, कोई बटन पे क्लिक करते हैं, वो जो है ना वो डेटाबेस मैनेजर है। वो इंटरफेस जिसकी मदद से आपको डेटा इनपुट करते हैं, किसी बटन पे क्लिक करते हैं, कुछ सर्च करते हैं, कोई क्यूरी लगाते हैं, और ये क्या करता है, ये पहुंचाता है आगे, ये आगे पहुंचाता है। ये किसको पहुंचाता है, डेटाबेस मैनेजर ये क्यूरी प्रोसेसर को पहुंचाता है। क्योंकि अक्सर जो बटन आप क्लिक करते हैं, किसी बटन पे को क्लिक कर रहे होते हैं या कुछ सर्च कर रहे होते हैं, दरअसल में क्या होता है, पीछे बैक एंड पे क्यूरी लग रही होती है। आपको वो बटन नज़र आ रहा है लेकिन उसके बैक साइड पे क्यूरी है और क्यूरी प्रोसेसर के पास जा रही है। क्यूरी प्रोसेसर क्या करता है कि जो मोस्ट रिलेशन डेटाबेस प्रोवाइड बिल्ट इन सपोर्ट टू क्वेरी द डेटाबेस, द क्वेरी लैंग्वेज इज सपोर्टेड बाय मोस्ट। क्यूरी स्ट्रक्चर्ड एसक्यूएल लैंग्वेज होती है। जो आप क्यूरी देते हैं, ये क्यूरी प्रोसेसर के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं क्यूरी ऑप्टिमाइज़र। ये क्या करता है कि उसके मुख्तलिफ हिस्से करता है क्यूरी के, उसको पहले समझता है कि एक डेटाबेस के अंदर से आप ये सर्च करना चाह रहे हैं टेबल के अंदर से। मिसाल के तौर पर मुझे वो स्टूडेंट दिखाएं जिनका कम्बिनेशन जो है वो प्री इंजीनियरिंग है और उन्होंने मैथ के अंदर जो है वो 90% से अबव मार्क्स हासिल किए। तो क्यूरी प्रोसेसर क्या करेगा, या आपने क्यूरी लगाई तो या आपने इंटर कहाँ की होगी, या आपने डेटाबेस मैनेजर वहाँ पे इंटर की होगी, सामने इंटरफेस पे। जब आप इंटर कर लेंगे तो ये कहाँ जाएगी, क्यूरी प्रोसेसर के पास जाएगी। क्यूरी प्रोसेसर क्या करेगा, इसको समझेगा। वो समझने के लिए क्या करेगा, इसके हिस्से करेगा कि पहला हिस्सा ये है कि टेबल, इस टेबल के अंदर कॉलम कौन सा जी, जो जिसमें आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन लिखा हुआ प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आईसीएस, जनरल साइंस, वो वाला हिस्सा वो देखेगा। अब जो प्री इंजीनियरिंग वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सबको इस टेबल के अंदर से निकाल के समझिए एक अलग टेबल बनाएगा। वो वहाँ से टेबल डेटा मौजूद है ओरिजिनल में, उससे कॉपी करके एक और टेबल बनाएगा। उस टेबल के अंदर वो सारे स्टूडेंट्स ले जाएगा जिनका जो है वो कम्बिनेशन प्री इंजीनियरिंग है। अब इसमें आगे मज़ीद चेक लगेगा और वो क्या होगा कि 90% से अबव मार्क्स मैथ में, तो वो उनका कम्बिनेशन में इनके सब्जेक्ट के मार्क्स जहाँ लिखे होंगे उसमें मैथ देखेगा, और मैथ में जिनके 90% से अबव होगा वो उस टेबल में रख लेगा, बाकी को निकालता जाएगा। तो इसमें क्या होगा, अब फाइनल रिजल्ट जो रह जाएगा वो उन स्टूडेंट का होगा जो प्री इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और मैथ में 90%। वो रिज़ल्ट अपने पास आप जो आपको सामने दिखा देगा, वो जो रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा, चाहें तो आप सेव कर लें, अगर आप सेव नहीं करते तो वो ज़ाया हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप ज़ाया से मुराद ये कि दोबारा फिर क्यूरी लगाएंगे, वही रिज़ल्ट आ जाएगा, सेव नहीं होगा आपके पास। उसमें फिर ये होता है कि क्यूरी प्रोसेसर टाइम लगाता है। आप जब डेटाबेस से इस तरह की कम्प्लेक्स क्यूरीज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे आपने देखा होगा बिलाल मेडिकल स्टोर या किसी स्टोर पे जाएं, वहाँ पे वो सर्च करता है तो फ़ौरन आ जाए, क्योंकि वो कम्प्लेक्स नहीं होता, वो आपने सिर्फ सर्च किया होता है। और वो डेटाबेस भी सिंपल सिंपल से हैं। जब आप कोई बड़ा जिस तरह कॉलेज या यूनिवर्सिटी का या नादरा का इस तरह एक्साइज ऑफिस का डेटाबेस है तो वहाँ पे टाइम लगता है, फौरी तौर पर आपको रिजल्ट नज़र नहीं आते। उसके बाद आते हैं डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी ये चौथा DML प्री कंपाइलर, DDL कंपाइलर, ये जो 4, 5 और 6 हैं, ठीक है, ये हम उस वक्त पढ़ेंगे। ये अब अपने जहन में बेशक नोट कर लें, 4, 5 और 6 ये डेटा डिक्शनरी, ये बड़ा अहम टॉपिक है डेटा डिक्शनरी। ये उसमें आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आता है, प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। DML प्री प्रोसेसर और प्री कंपाइलर और DDL कंपाइलर, इसके बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अब हमने कर लिए, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद वो डेटाबेस बनाना ही है, उसके अंदर टेबल बनाना, फिर उसके अंदर वो सारा काम करना वही है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट काम होगा वो ये, उस टॉपिक जब हम वो करेंगे तो वहाँ पे मैं ये आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर दूँगा, आपको डिटेल में ये समझाऊँगा। मुझे याद रह गया तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ, अगर नहीं या भी याद रहा तो आप मुझसे क्वेश्चन कर लें, मैं उसका आंसर दे दूँगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन, बेस टेबल, क्यूरी रिजल्ट और व्यूज़। अब इसमें जो बेस टेबल है, बेस टेबल वो टेबल होता है जो टेबल डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। मसलन डेटाबेस आपने कॉलेज का बनाया तो उसमें कोई स्टूडेंट का टेबल होगा, कोई टीचर्स का टेबल होगा, कोई नॉन टीचिंग का टेबल होगा। तो वो जो टेबल आप बनाते हैं जिसमें आप डेटा खुद एंटर करते हैं,
ठीक है, ताकि ये डेटा स्टूडेंट के रोल नंबर आ रहे हैं, आप ऐड करते जा रहे हैं, उनका डेटा अपने पास रिकॉर्ड रख रहे हैं। एक्साइज ऑफिस है, उसमें गाड़ियों के रिकॉर्ड, मोटरसाइकिल्स के रिकॉर्ड, व्हीकल्स जो भी है उनके रिकॉर्ड आप खुद एंटर करते हैं, बाद में फिर उसी में से सर्च होती है। तो वो जो आपने टेबल बनाए हैं और उसमें डेटा फीड किया है, वो टेबल हकीकत में एग्जिस्ट करता है डेटाबेस के अंदर, वो क्या कहलाता है, वो बेस टेबल कहलाता है। और क्यूरी रिज़ल्ट क्या होते हैं? क्यूरी रिज़ल्ट का मतलब ये होता है कि वो रिज़ल्ट जो आपने जब क्यूरी लगाई, किसी बटन पे क्लिक किया तो आपको रिज़ल्ट नज़र आते हैं। जैसे मैंने अभी बात की थी कि स्टूडेंट जो हैं वो मैथ के 90% से अबव मार्क्स हैं और वो कम्बिनेशन पढ़ रहे हैं प्री इंजीनियरिंग का, तो जो ये क्यूरी लगेगी तो उस डेटाबेस में से रिज़ल्ट्स निकल के आएंगे। तो वो रिज़ल्ट जब टेबल से निकल के आएंगे तो टेबल से ही आएंगे ना, इसका मतलब ये कि टेबल में वो रिकॉर्ड ज़ाया नहीं हुआ, टेबल में मौजूद है, टेबल में अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। लेकिन उस रिजल्ट्स को सर्च करके उस डेटा की जो प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 90 से अबव मार्क्स है मैथ में, वो जो रिज़ल्ट्स हैं उनकी एक कॉपी और बनती है और वो आपको दिखा दी जाती है। जब आप उसे चाहते हैं व्यू, तो वो क्या है, वो ये व्यू का मतलब है ये वो टेबल है जो आपको दरअसल में वो रिज़ल्ट्स जो आपको टेबल की शक्ल में दिखाई दे रहे होते हैं कि मुझे वो स्टूडेंट दिखा दें जो प्री इंजीनियरिंग पढ़ते हैं और मैथ में उनके 90% से अब उनसे ज़्यादा मार्क्स है। तो जो आपको नज़र आएगी रिज़ल्ट्स वो भी टेबल की शक्ल में होंगे। तो वो दरअसल में जो रिज़ल्ट क्या है वो असल में टेबल नहीं है, लेकिन टेबल में से डेटा लेके आए हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो व्यू कहलाएगा। व्यू का मतलब है कि ये एक्चुअल टेबल नहीं है, बल्कि ये वो टेबल की शक्ल में नज़र आने वाला रिकॉर्ड या डेटा है जो कि आपने क्यूरी लगाई है डेटाबेस के ऊपर, ठीक है, और वो आपको रिज़ल्ट दिखा रहा है। ये भी इंशाल्लाह मैं जिस वक्त आपको प्रैक्टिकल की एग्जांपल दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा कि टेबल के ऊपर जब मैं क्यूरी लगाऊंगा तो वो क्यूरी के बाद जो मुझे रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे वो टेबल में से ही नज़र आ रहे हैं, टेबल का ही रिकॉर्ड नज़र आ रहा है, लेकिन हकीकत में वो टेबल नहीं होता, टेबल में से चीज़ नज़र आती है। टेबल तब नज़र आता है, टेबल तो आपको कभी नज़र नहीं आता डेटाबेस के अंदर, आपको सिर्फ सामने सामने क्या चीज़ नज़र आती है, जो आपने जो एक्चुअल डेटाबेस बने होते हैं जिनका इंटरफेस होता है उसमें आपको टेबल नज़र नहीं आता कि हकीकत में तो टेबल कैसा होता है। लेकिन जब आप क्यूरी लगाते हैं तो आपको टेबल से हासिल होने वाले रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं। वो रिज़ल्ट्स आपको किस शक्ल में नज़र आते हैं, वो मतलब रंग बिरंगे टेबल होंगे, उसके कॉलम्स वगैरह अच्छे अच्छे बने होंगे, तो वो इंटरफेस खुद ब खुद बोल अलग डिज़ाइन किया गया होता है, नज़र वो आपको टेबल की शक्ल में ही आता है। लेकिन जो एक्चुअल टेबल है जो आपने डेटाबेस के अंदर बनाए हैं, जिनके अंदर आपने डेटा फीड किया होता है और फिर उसके बाद आपने डेटाबेस का इंटरफेस डिज़ाइन किया होता है, तो वो जो एक्चुअल टेबल होते हैं वो नज़र नहीं आते, वो तो सिर्फ प्रोग्रामर को नज़र आते हैं जिसने वो बनाया होता है। जो इस्तेमाल करने वाला यूज़र है उसको तो क्या चीज़ नज़र आती है, रिजल्ट्स नज़र आते हैं। वो जब कुछ चीज़ सर्च करेगा उसको रिजल्ट्स नज़र आएंगे। एक्चुअल में बैक एंड पे जो टेबल है वो उसको नज़र नहीं आता, वो किसी को भी नज़र नहीं आता सिवाय प्रोग्रामर के। अब इसमें एडवांटेजेस ऑफ व्यूज़, व्यू के क्या एडवांटेज हैं? व्यू का मतलब ये होता है कि व्यू देखने को कहते हैं, व्यू नज़र आना। तो जो क्यूरी आपने लगाई है उसका रिज़ल्ट आपको नज़र आ जाएगा और वो एक्चुअल टेबल नहीं होगा बल्कि टेबल में से हासिल करता डेटा होगा। जैसे अब आप देखें ना, स्टूडेंट आप अपना रोल नंबर सर्च करते हैं, आपको चाहिए जी कि मुझे मेरे रिज़ल्ट्स दिखा दें मैट्रिक के या एफएससी के, आपने जो अपना पेपर दिए हैं पिंडी बोर्ड के या फेडरल के, तो आप कहते मुझे रिज़ल्ट दिखाएं। अब वो जो रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा वो उस टेबल में से होगा जहाँ तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जिन्होंने पेपर दिए हैं, ठीक है। लेकिन आपको सारा टेबल तो नज़र नहीं आएगा, आपको तो सिर्फ उसमें से वो हिस्सा नज़र आएगा जिसके मुतालिक आपने क्यूरी लगाई है। और वो क्या है, आपने अपना रोल नंबर लिखा है, आपने अपना रोल नंबर लिखा है, उसने उस टेबल में से सिर्फ वो रिकॉर्ड आपको दिखा दिया है। अब वहाँ पे वो किस शक्ल में पड़ा हुआ है, एक रो की शक्ल में, लेकिन आपको किस तरह नज़र आता है, एक अच्छे इंटरफेस की शक्ल में, एक खूबसूरत अंदाज में, जिसमें रोज़ बनी हुई है, कॉलम बने हुए हैं, प्रॉपर एक सही शक्ल बनी हुई है उसकी, इसकी एक शेप बनी हुई है, और आपको उसको नज़र उस तरह आता है। तो प्रोग्रामर ने ये प्रोग्रामिंग की हुई है कि आपको जो डेटा नज़र आए वो उस शेप में नज़र आए। तो असल जो डेटा है जहाँ ये इसकी जो सही शेप है वो तो टेबल के अंदर एक रो है, वो तो आपको कभी दिखाई नहीं देगी। लेकिन आपको क्या चीज़ नज़र आएगी, आपको हासिल होने वाले रिजल्ट्स नज़र आएंगे, व्यू ही नज़र आएगा। व्यू की सिक्योरिटी होती है कि ईच यूज़र कैन बी गिवन परमिशन टू एक्सेस द डेटाबेस ओनली थ्रू स्मॉल सेट ऑफ व्यूज़। इसकी सिक्योरिटी मतलब व्यूज़ का एडवांटेज ये होता है कि व्यू दरअसल में क्यूरी का रिज़ल्ट होते हैं। तो क्या करते हैं लोग, जो चीज़ बार बार इस्तेमाल होने वाली होती है, जो चीज़ बार बार इस्तेमाल होती है, लोग क्या करते हैं कि उसकी क्यूरी की जगह उसका एक बटन बना देते हैं।
कि यार बार बार जो यूज़र है उसको तो क्यूरी लिखनी नहीं आती, और बार बार उसने शॉप में, जैसे मेडिकल स्टोर है, उसने बार बार सर्च करनी है, किसी दवाई का नाम लिखना है मेडिसिन का, और उसने उसके ऊपर सर्च करनी है, तो क्या करता है, ये चीज़ चूँकि बार बार इस्तेमाल होनी है, फिर महीने के अंदर कितनी सेल हुई, प्रॉफिट लॉस, ये सब कुछ बार बार होना है, तो वो क्या करता है, उसके बटन बना के उसके पीछे क्यूरी खुद लिख देता है। आप जस्ट उस बटन पे क्लिक करते हैं और डेट बताते हैं जी इस महीने की चाहिए, डेट बताते हैं इस महीने की चाहिए, आज की सेल बताएं, एक हफ्ते की बताएं, जो बार बार इस्तेमाल होने वाली चीज़ें उसके बटन बन जाते हैं, उस पर क्लिक करने पर वो बड़ा काम आसान हो जाता है। तो वो क्यूरी लिखना भी आसान है, उसका इतना मुश्किल नहीं है। ये जो ज़्यादा इसने लिखी हुई है ना, इंसुलेटेड फ्रॉम जिन, ये ज़रा हाई लेवल की एग्जांपल लिखी हुई है, यहाँ पे इसको ये लिखनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इस बुक के अंदर ये इशू है ना, आईटी सीरीज़ की बुक के अंदर, कि इसके अंदर चीज़ें जो है वो उस तरतीब से नहीं लिखी हुई जैसे एक्वन की सीरीज में, उसमें सिंपल सिंपल है। इसमें अब ये जो फोर्थ एग्जांपल है, ये बीएस लेवल और एमएस लेवल की चीज़ें, ये यहाँ पे उसे बतानी नहीं चाहिए थी, या कम अज़ कम उसकी डिटेल ऐसी नहीं है, इसने लिखा बहुत थोड़ा है। और मैं ये ख़ुद इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि ये बीएस लेवल पे, बीएससी लेवल पे या एसोसिएट डिग्री लेवल पे इस तरह की चीज़ें कम पूछी जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन, टेबल की जो रिलेशन का मतलब है टेबल, तो टेबल के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ इसमें लिखा हुआ जी, कि टेबल के अंदर जो है वो एटॉमिक वैल्यूज़ इन द फील्ड्स, जो कॉलम है उसके अंदर सिंगल वैल्यू आती हैं, वो जैसे बात हुई फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। फिर एंट्रीज फ्रॉम द सेम डोमेन, तो जो कॉलम का नाम है उस हिसाब से डेटा आता है। मसलन कॉलम का नाम है जी आपके पास वो नेम है, स्टूडेंट नेम, तो अब वहाँ पे नंबर नहीं आ सकता। इस तरह फ़ोन नंबर, तो वहाँ पे नंबर आएगा, वहाँ पे टेक्स्ट नहीं आएगा। यूनिक टपल्स, यूनिक टपल का मतलब है कि टपल रिकॉर्ड को कहते हैं, तो हर टेबल के अंदर जो रो होती है वो रिपीट नहीं हो सकती। अगर एक रो रिपीट हो जाए तो उसका मतलब क्या है, फिर रिपीटिंग रिकॉर्ड आ गया, एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड 2 दफ़ा आ गया, उसका फिर फ़ायदा नहीं। इस तरह यूनिक एट्रीब्यूट नेम, हर टेबल का जो कॉलम है उसका नाम भी यूनिक होता है। इनसिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट सीक्वेंस, इसमें मतलब ये है कि आपने स्टूडेंट नेम पहले लिख दिया और उसका रोल नंबर आपने जो बाद में लिख दिया, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक आप रोल नंबर पहले लिख दें, स्टूडेंट नेम बाद। कॉलम के जो नाम है उनकी तरतीब में कोई फ़र्क नहीं होता, आप अपनी मर्ज़ी से तरतीब चेंज कर सकते हैं। इनसिग्निफिकेंट डबल सीक्वेंसेस में फिर ये भी है कि आप जो रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं, रोल नंबर 121 मिसाल के तौर पर, तो उसको आपने एंटर करना है और आपने पहले रोल नंबर एंटर किया हुआ है जी, वो एंटर करने के बाद 121 आप रोल नंबर 10 बाद में एंटर कर रहे हैं, तो ये कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। रिकॉर्ड आप बेतरतीब से आगे पीछे इस तरह एंटर कर सकते हैं। रोल नंबर की आपको मतलब ये है कि आप एक रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं, तो जो रोल नंबर, फिर नेम, फादर नेम, ये सारी चीज़ें आप एंटर तो करेंगे, लेकिन तरतीब का कोई मसला नहीं। आप एक रोल नंबर है 1024, उसको एंटर कर दें और उसके बाद आप 21 रोल नंबर एंटर कर दें, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि सॉर्टिंग हो जाती है। एक बटन या एक क्यूरी लगती है और वो सारे डेटा को जो है वो खुद ब खुद उससे तरतीब में ले आती है, कि जो रोल नंबर 1 है वो शुरू में आ जाएगा और 1024 आखिर में आ जाएगा। ये इंटर करते वक्त कोई मसला नहीं, आप जिस तरह मर्जी इंटर करें, क्यूरी लगा के सारा डेटा जो है वो खुद ब खुद ही। अच्छा, इसके बाद है कॉर्ड्स रूल, डॉक्टर एफ कॉर्ड रूल, इसके जो है ना वो रूल नंबर 1 कहता है कि दी इंफॉर्मेशन रूल, ये इन्फॉर्मेशन रूल क्या कहता है, दिस रूल रिक्वायर्स दैट ऑल इन्फॉर्मेशन शुड बी रिप्रेजेंटेड एज डेटा वैल्यूज इन द रोज एंड कॉलम्स ऑफ टेबल, दिस इज द बेसिस ऑफ रिलेशनल मॉडल। इन्फॉर्मेशन रूल कहता है कि जो टेबल है उसके अंदर कोई भी सेल, एक रो है उसके अंदर कोई भी सेल ऐसा ना हो, मतलब आप एक टेबल के अंदर डेटा फिल कर रहे हैं और उसके 6 कॉलम है। जैसे यहाँ मैं ऊपर कोई एग्जांपल टेबल की आपको बता देता हूँ, जैसे ये टेबल है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम और क्लास, 4 कॉलम है। तो अब जब आप एक रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो उस रिकॉर्ड के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर भी, रोल नंबर भी, नेम भी, क्लास, चारों चीज़ें एंटर करनी है। ऐसा नहीं है कि आप रोल नंबर छोड़ दें बाकी एंटर कर दें। तो ये इन्फॉर्मेशन रूल है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है टेबल के अंदर वो सारी की सारी एंटर करनी है, कोई खाली नहीं रह सकता। The guaranteed access rule, every data value in a relation database should be accessible logically by specifying the relation name, primary key value on the attribute. Guaranteed access rule ये कहता है गारंटीड एक्सेस रूल ये कहता है कि टेबल जो है वो जो डेटाबेस में आपने टेबल बनाए हैं वो उसके नाम, उसके अंदर जो प्राइमरी की है उसका नाम
वो इस तरह का होना चाहिए कि मतलब वो आसानी से एक्सेस हो जाए। मसलन आपने एक डेटाबेस है बनाया स्टूडेंट का कॉलेज का, तो उसमें जो टेबल बनेंगे उसका नाम क्या होगा, एक स्टूडेंट नाम होगा, तो STUD इस तरह ही आप नाम रखेंगे। अगर आप जब भी सर्च करेंगे तो स्टूडेंट लिखेंगे, आपके सामने उस टेबल से रिकॉर्ड आ जाएगा। तो कोई इस तरह के नाम ना हो या इस तरह के टेबल ना हो जो एक्सेस हो ही ना सकें। डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल हैं वो आसानी से एक्सेसिबल हों, और डेटाबेस के अंदर जो टेबल हैं वो एक्सेस होते कैसे हैं, प्राइमरी की मदद से। अगर टेबल के ऊपर प्राइमरी की नहीं लगी हुई तो टेबल डेटा एक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइमरी की ही वो ज़रिया है जिसकी मदद से आप डेटाबेस के टेबल के अंदर कुछ सर्च करते हैं या कुछ चीज़ लेके आते हैं। अगर प्राइमरी की नहीं लगी हुई तो फिर भी काम नहीं चलता। इसलिए हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होनी चाहिए, और साथ में उसके जो कॉलम्स के नाम हैं वो भी आपने प्रॉपर तरीके से लिखे हों, टेबल का नाम भी प्रॉपर तरीके से लिखा हो। फिर क्या होगा कि आप उसके अंदर आप डेटाबेस आपका काम कर देगा। फिर सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज़, जहाँ आप मिसाल के तौर पर खाली छोड़ना चाहते हैं, जो जगह जिसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे कुछ भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता, वहाँ पे नल लिख देते हैं। डेटाबेस मस्ट सपोर्ट नल वैल्यूज़। अब मतलब कुछ जगह पे ऐसा छोड़ना पड़ जाता है कि रिकॉर्ड नहीं होता, तो वहाँ पे क्या है कि डेटाबेस इस तरह का बना हो कि वहाँ पे आप अगर नल लिखें NULL तो वो उसे सपोर्ट करे। नल का मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने इस जगह को खाली नहीं छोड़ा, एम्प्टी नहीं छोड़ा, बल्कि यहाँ पे हमने एक डेटा वैल्यू लगा दी, और वो क्या है, नल, यानी कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन उसको एम्प्टी नहीं छोड़ना, वहाँ पे नल लिखना है। तो डेटाबेस इस तरह का मतलब है कि किसी भी सेल के अंदर डेटाबेस ऐसा हो कि जब आप रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं तो वो नल को सपोर्ट करे, वहाँ पे नल लिखा जा सकता हो। ये कंडीशन लगाई जाती है तो फिर हो जाता है। एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन द रिलेशन दिस सिस्टम है। इसके बाद सिस्टम कैटलॉग इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशंस दैट डेटाबेस मेंटेन फॉर इट्स ओन यूज। These relations hold the description of the structure of database. These relations are created, owned and maintained by DBMS. अब ये क्या होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, वो आपने जो डेटाबेस बनाया है, तो जो पूरा डेटाबेस आपने बनाया उसके अंदर मिसाल के तौर पर आपने 4 टेबल बनाए। 4 टेबल हैं, एक स्टूडेंट का, एक टीचर का, एक नॉन टीचिंग स्टाफ का, और कॉलेज की जो मतलब बाकी जो अशिया हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की स्पोर्ट्स का सामान वगैरह, गुड्स का बना दिए। 4 कॉलम आपने टेबल बना दिए। 4 कॉलम के अंदर आपने हर टेबल के अंदर किसी के अंदर 4 कॉलम बनाए, किसी के अंदर 5, किसी के अंदर 6। अब उस कॉलम के अंदर कोई कॉलम ऐसा होगा जो कि मिसाल तौर पर ये वाला टेबल स्टूडेंट का है, तो उसके अंदर ये कॉलम रजिस्ट्रेशन नंबर, ये नंबर वाला है, ये रोल नंबर, ये भी नंबर वाला है, नेम ये टेक्स्ट का है, क्लास ये भी टेक्स्ट है। इस तरह टीचर के भी होंगे, फिर इस तरह गुड्स के भी होंगे, ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ के भी होंगे, कुछ सैलरी वगैरह, हर चीज़ इस तरह। तो अब ये जो कैटलॉग है ये क्या होती है, ये सबसे पहले तो ये रिकॉर्ड रखता है कि एक डेटाबेस के अंदर जो है वो टेबल हैं कितने, 4 टेबल हैं। हर टेबल के अंदर हर टेबल के जो कितने कॉलम है, फर्स्ट टेबल के 4 कॉलम है, दूसरे के 5 कॉलम है, तीसरे के 3 कॉलम है, चौथे के 6 कॉलम है, ये इतने हर टेबल कितने कॉलम आ गए। फिर किस कॉलम की डेटा टाइप क्या है ये भी अपने पास रखेगा कि इस स्टूडेंट का टेबल है, इसके 4 कॉलम है, पहले कॉलम की डेट टाइप नंबर है, उसका नाम रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट टाइप ये है। इसका मतलब है दूसरे टेबल की डेट टाइप जो है वो नंबर है और उसके नाम रोल नंबर है। तीसरे टेबल की जो नेम है वो नेम है और उसकी डेट टाइप टेक्स्ट है। चौथे का नेम जो है वो क्लास है, कॉलम का नेम और इसकी डेट टाइप टेक्स्ट है। तो अब क्या होगा, ये सारा रिकॉर्ड रख लेगा। अब कभी आप उसके अंदर एंटर करते हैं डेटा, तो ये जो उसने अपने पास डिस्क्रिप्शन छोटी सी बना के रखी है ना, ये छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन होगी एक पैराग्राफ की, पूरे डेटाबेस की एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन होगी, जिसमें ये पता होगा इस डेटाबेस के अंदर इस डेटाबेस का नाम क्या है, इसके अंदर टेबल कितने हैं, किस टेबल का क्या नाम है, उसके अंदर कॉलम कितने हैं, उन कॉलम की डेटा टाइप्स क्या हैं। ये छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन होती है 1 या 2 पैराग्राफ की। ये क्या कहलाती है, ये कैटलॉग कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, ये उसकी ऑनलाइन कैटलॉग, ये डेटाबेस मैनेजमेंट खुद जो है वो अपने लिए मेंटेन करके रखता है। ठीक है, उसके बाद है जी कि 5 दिस रूल स्टेट्स दैट सिस्टम मस्ट सपोर्ट एटलीस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये रूल नंबर 5 जो है ये हम देखेंगे जब हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे, उसमें ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी। उसके बाद है जी रूल नंबर 6 व्यू अपडेटिंग रूल। ऑल व्यूज़ दैट आर थ्योरेटिकली अपडेटेबल मस्ट बी अपडेटेड बाय द सिस्टम। व्यू अपडेटिंग रूल, ये जो व्यू आपने बनाया है उसमें यह होता है कि आपने मिसाल के तौर पर डेटाबेस में जो क्यूरी लगाई थी कि मुझे वो स्टूडेंट बता दें जो प्री इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, उनके मैथ में 90% से अबव मार्क्स हैं, और बाद में ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट नया ऐड हुआ और आपने जो ओरिजिनल स्टूडेंट का टेबल था उसमें उसे ऐड किया और उसके नंबर भी 90% से ज़्यादा थे। तो अब क्या होगा कि वो स्टूडेंट
जो है वो व्यू में भी ऐड होगा। व्यू में अगर पहले 22 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके नंबर मैथ में 90% से ज़्यादा थे और प्री इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, और ओरिजिनल टेबल के अंदर एक स्टूडेंट और ऐड हुआ है, और वो मिसाल के तौर पर उधर वहाँ पे जो टेबल है वो 700 स्टूडेंट ऐसे हो गए हैं जो प्री इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, और उन 7 में से ये 22 थे और अब एक और ऐड हुआ है जिसके 90% ज़्यादा मार्क है। तो वो भी क्या होगा, व्यू में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाना चाहिए और व्यू अपडेट हो जाए। और अब यहाँ स्टूडेंट की तादाद कितनी हो जाएगी, 23 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो प्री इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, और उधर वहाँ ओरिजिनल टेबल में 701 हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा जी 23। तो ये व्यू अपडेटिंग रूल है, ठीक है। इस तरह हाई लेवल इंजर्शन, ये फिर हम कुछ चीज़ें बाद में करेंगे। हाई लेवल इंजर्शन, अपडेट, डिलीट, ये इसमें जो बताया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि डेटाबेस के अंदर आप डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो डेटाबेस के अंदर जब आप कोई डेटा नया इंसर्ट करते हैं तो फिर वो इंसर्ट हो जाए टेबल के अंदर। अगर टेबल के अंदर से कोई वैल्यू, नेम मिसाल के तौर पर किसी स्टूडेंट का नाम है और वो UMAR लिखा, वो UMER करना चाहता है, UMER करने के बाद वो अपडेट हो गया, ये अपडेट होना चाहिए। अलाउ डेटाबेस कर दे कि किसी का नाम, किसी का एड्रेस, किसी का फ़ोन नंबर अपडेट हो जाए। कोई रो डिलीट करनी है तो वो डिलीट भी हो जाए, ठीक है। फिर फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रूल, ये हम एकमन सीरीज़ की फर्स्ट टॉपिक में जो है ना वो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और ये फिजिकल डेटा हम ये पढ़ चुके हैं। इंटेग्रिटी, इंडिपेंडेंस, ये तीनों टॉपिक हमने जो एकमन सीरीज़ की बुक है उसके पहले 2 चैप्टर्स में पढ़ा है। जिन स्टूडेंट्स ने जिनके पास वो बुक है वो वहाँ से पढ़ लें, क्योंकि ये टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा ये टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगा कि इसे ये क्या है। जो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो उस बुक के अंदर से पढ़ लें या बेशक इंटरनेट से देख लें, क्योंकि ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। जो रिपीटेड चीज़ें हैं वो मैं दोबारा नहीं कर सकता, उससे हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको बुक आपके पास एकमन सीरीज़ की नहीं है तो बेशक इंटरनेट पे जो है किस तरह आप पढ़ लें या किसी दोस्त से हेल्प ले लें, क्योंकि ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये मैंने क्लास में काफ़ी टाइम लगाया है इस पर। तो अब अगर बुक आपके पास नहीं है तो इसमें मैं फिर अब कुछ कर नहीं सकता। ये टॉपिक मैं चूँकि डिटेल में पढ़ा चुका, इसलिए मैं ये दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल, ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा, इसे देख लेते हैं कि एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन शुड ऑपरेट सक्सेसफुली व्हेन द डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड। द फिजिकल लोकेशन ऑफ डेटा, द कंट्रोल प्रोग्राम एंड द एप्लीकेशन में बी डिफरेंट बट द डिस्ट्रीब्यूशन शुड नॉट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल ये कहता है हमें कि जब आप डेटाबेस जो है वो मिसाल के तौर पर एक सर्वर में पड़ा हुआ है, किसी एक जगह पे एक सर्वर में पड़ा हुआ है, बाद में आप चाहते हैं कि जो है ये एक सर्वर इसके लिए कम पड़ गया है। ये जो डेटाबेस है ना, एक्साइज, मिसाल को एक्साइज ऑफिस का डेटाबेस है, नादरा का डेटाबेस है, ये किसी एक सर्वर पे उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन डेटा इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि ये इतना ज़्यादा हो गया कि एक सर्वर पूरा नहीं पड़ रहा। तो उसका हल क्या है कि आप सर्वर ज़्यादा कर दें, एक ही जगह 2 सर्वर कर दें। अब 2 सर्वर होंगे तो कुछ डेटा एक सर्वर में रहेगा, कुछ डेटा दूसरे में होगा, लेकिन ऐसा लगना नहीं चाहिए कि या डेटाबेस जो है वो 2 सर्वर पे तकसीम हो जाए और जो आपका नादरा वाले ऑफिस के लोग हैं वो जब काम करना शुरू कर दें तो उनको प्रॉब्लम आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेशक आपने डेटा जो आपके पास ओरिजिनल सिटीजन का डेटा पड़ा हुआ हो, चाहे एक सर्वर में है, चाहे 2 में है, चाहे 10 में पड़ा हुआ है, लेकिन जो ओरिजिनल एप्लीकेशन बनी हुई है जहाँ पे लोग बैठ के काम करते हैं, जैसे बैंकिंग है वहाँ पे लोग बैठ के काम करते हैं, तो वो जितने मर्जी सर्वर पे रखे हैं उसको बढ़ाते जाएं सर्वर, लेकिन ओरिजिनल एप्लीकेशन ऐसी हो कि वहाँ पे किसी को काम करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अक्सर होता है ना मेंटेनेंस, आपको सुना होगा कि रूटीन मेंटेनेंस होती है बैंकों की, वो क्यों होती है? उसकी वजह होती है कि सर्वर पे कुछ अपडेट करना होता है, उस टाइम के लिए वो काम करना उसको खुद बता देते हैं, तब तक वो क्या होता है, काम करना बंद हो जाता है। लेकिन जब मेंटेनेंस हो जाती है तो उसके बाद जब लोग काम करते हैं तो वो वैसे ही काम कर रहे होते हैं जैसे वो पहले कर रहे होते हैं, किसी किस्म की प्रॉब्लम उन्हें नहीं आती। उसके बाद है जी नॉन सबवर्जन रूल, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।